लेकिन जिम्मेदारी मुझे उर्दू अकादमी की भी मिली, जिम्मेदारी मुझे वक्फ बोर्ड के सीईओ की भी। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है तो आप अपना बेस्ट देते हैं। तो इस तरह एक इतिहास में अलग से ही नाम दर्ज करा कर बिल्कुल, ये बिल्कुल इतिहास में दर्ज है ये। जैसे बहुत सी जगह उर्दू को मुसलमानों की ज़बान मान लेते हैं, यहाँ पे हर रिलीजन का, हर जाति का इंसान उर्दू सीखने के लिए आता है। उसमें से ही हम निकाल निकाल के ले आते हैं। कई बार जजेस बैठे रहते हैं और गोपनीयता से उनको जज करते रहते हैं। ओपन माइक चलता रहता है, उन्हें नहीं पता होता है। जब हमने उसके ऊपर पुरस्कार घोषित किए तो पहले साल तो ये हुआ कि लोग हक्का बक्का थे कि इतने सारी विधाओं पे आधारित पुरस्कार हैं, किताबें कहाँ से आएंगी। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। खरी बात न्यूज़ में वापस से बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता है अफसरनामा जो हमारा एक प्लेलिस्ट है उसमें हमारे साथ आज मौजूद हैं मध्य प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, और इसके साथ ही अपनी शायरियों के लिए बेहद मशहूर नुसरत मेहंदी जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में आपका। नमस्कार जी, सबसे पहले आपको हम बता दें कि उर्दू विभाग जो है इसकी डायरेक्टर है मध्य प्रदेश में, और उर्दू जो कि एक प्रमुख भाषा है, बहुत लोगों को पसंद है और बहुत ही एक सुंदर भाषा है, उसका प्रचलन जो आज भोपाल में बहुत मशहूर है अभी भी, उसके लिए एक बहुत ही कहीं ना कहीं अच्छा नाम है नुसरत मेहंदी जी का, क्योंकि लोगों के बीच में पहुंचा रही हैं बहुत अच्छे से उर्दू को। तो कैसे करती हैं आप ये, मतलब इस विभाग में कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है, कैसे पहुंचा रही हैं जनता तक? देखिए, सबसे पहले तो विभाग में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है वो हुकूमत की जानिब से मिलती है, हुकूमत की तरफ से मिलती है। तो हुकूमत ने ऐसा देखा होगा कि किसी भी भाषा के लिए, किसी भी साहित्य के लिए यदि उसी क्षेत्र में काम करने वाले लोग आएँ इस सीट पर तो वो बेहतर कर पाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है तो आप अपना बेस्ट देते हैं। तो यही मेरे साथ हुआ कि साहित्य में मेरी रुचि थी, अदब में मेरी रुचि थी, खुद शायरी करती थी, कुछ थोड़ा बहुत प्रोज फिक्शन वगैरह में भी मेरा काम था। तो जब मुझे सीट भी ऐसी मिल गई मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की निदेशक के रूप में, तो मुझे लगा कि मैं बेहतर कर पाई। और कहीं मैं होती तो शायद इतना अच्छा ना कर पाती, लेकिन इस सीट पे बैठ के मुझे वो आइडियाज़ जो मुझे कभी लगा कि ज़बान व अदब को लेके किए जाने चाहिए, वो यहाँ मैं बेहतर कर पा रही हूँ। नुसरत जी, आपने शुरुआत कहाँ से की थी? शुरुआत एजुकेशन डिपार्टमेंट से की थी और मूलतः शिक्षक रही हूँ। शुरुआत 87 में शिक्षक के रूप में की थी, और आज भी डीपीआई ही मेरा मूलतः शिक्षा विभाग ही जो मूल विभाग होता है वो है। लेकिन जिम्मेदारी मुझे उर्दू अकादमी की भी मिली, जिम्मेदारी मुझे वक्फ बोर्ड के सीईओ की भी मिली। बहुत लंबा सफर रहा आपका, क्योंकि अलग अलग पद पर आप कार्यरत रही। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं अच्छी जर्नी रही है। बहुत अच्छी जर्नी रही है। मैं बहुत सक्सेसफुल इस मामले में मानती हूँ अपने आप को कि एक महिला होने के नाते मेरे पास बहुत सारी चुनौतियाँ भी थी। वक्फ बोर्ड में पहली सीईओ, भारत की महिला पहली सीईओ मैं रही हूँ। तो इस तरह एक इतिहास में अलग से ही नाम दर्ज करा कर बिल्कुल, ये बिल्कुल इतिहास में दर्ज है ये। जी हाँ। अच्छा, उर्दू जो है भोपाल में चूँकि काफ़ी मशहूर है, नवाबों का शहर रहा है, और आज भी लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उर्दू आज भी प्रचलन में रहे, और लोग सीखते भी हैं। तो यहाँ पर भी सीखने आते हैं लोग? बिल्कुल आते हैं। देखिए, मैं एक तो बहुत अच्छी बात आपने खुद ही कही है कि भोपाल उर्दू का मरकज़ है, केंद्र है। तो यहाँ पे उर्दू के लिए काम करने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि लोग सीखने आते हैं। और दूसरी बात जो यहाँ पे बहुत ही अच्छी है कि यहाँ ज़बान को रिलीजन के साथ नहीं जोड़ा जाता है। जैसे बहुत सी जगह उर्दू को मुसलमानों की ज़बान मान लेते हैं, यहाँ पे हर रिलीजन का, हर जाति का इंसान उर्दू सीखने के लिए आता है। आप देखिए हम कैसे जो गैर मुस्लिम्स हैं उनका उर्दू में जो कंट्रीब्यूशन है उसे भूल सकते हैं। फिराक गोरखपुरी से लेके इतने नाम हैं कि अगर मैं गिनाऊं तो आपका पूरा इंटरव्यू उसमें ख़त्म हो जाएगा। तो उनके कंट्रीब्यूशन को कैसे भूल सकते हैं? तो ये भोपाल बहुत अच्छी तरह जानता है। भोपाल में खुद ऐसे ऐसे नाम हैं कि जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं थी, लेकिन उन्होंने उर्दू में पूरा, जैसे कैलाश नारायण सारंग साहब के नाम लीजिए आप, कि वो खुद उर्दू के इतनी बड़ी शख्सियत थे, उनका उर्दू में इतना काम था। तो इस तरह के बहुत से बेशुमार नाम हैं। तो यहाँ काम करने में बहुत मज़ा आता है। उर्दू में रुचि लेने वालों की तादाद बहुत है, तो यहाँ हमें काम करने में वाकई बहुत अच्छा लगता है। बहुत मज़े आते हैं। लगातार आप लोग शोज़ भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। संस्कृति विभाग जो है उर्दू विभाग के अंडर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करता है। तो ऐसे ही कोई और प्रोग्राम भी अभी कुछ आने वाला है क्या? देखिए, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से ही बताना चाहती हूँ, जो हमारा उर्दू अकादमी का सबसे पॉपुलर कार्यक्रम है वो जश्न उर्दू है। जश्न उर्दू में अगर आप कहिए कि यहाँ पे उर्दू को हम फ़रोग़ या उसका प्रमोशन किस तरह कर रहे हैं, जश्न उर्दू में 3 दिन तक एक ओपन माइक होता है।
ओपन माइक में पूरे 3 दिन पूरे फ्री होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई टिकट नहीं होता है। इतने लोग अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं, वो ज़्यादातर उससे हमें समझ में आता है कि हमारे यहाँ टैलेंट कितना ज़बरदस्त भरा पड़ा है। और उसमें से ही हम निकाल निकाल के ले आते हैं। कई बार जजेस बैठे रहते हैं और गोपनीयता से उनको जज करते रहते हैं। ओपन माइक चलते रहता है, उन्हें नहीं पता होता है कि वो जज हो रहे हैं। कि जज हो रहे हैं, और वहीं से हम अपने बहुत सारा टैलेंट निकाल के ले आते हैं। तो ये प्रमोशन के हमारे कई तरीके हैं। जैसे इवेंट्स की आपने जिक्र किया, इवेंट तो हर अकादमी करती है। उर्दू अकादमी ने कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग करने की कोशिश की है। जैसे जश्न उर्दू में मैंने आपसे बताया कि ओपन माइक के माध्यम से हम नया टैलेंट सर्च करते हैं। ऐसे ही तलाश जौहर है हमारा। तलाश जौहर जो है वो भी नए टैलेंट को सर्च करने का है। पूरे मध्य प्रदेश में 52 ज़िलों में हमने पिछली बार 420 नए लिखने वाले तलाश किए, और वो नए लिखने वाले वहाँ से सेलेक्ट होके भोपाल आए। भोपाल में आके फिर एक बार उनका टेस्ट हुआ तात्कालिक लेखन के माध्यम से, और फिर वो यहाँ पे जीते, फिर उनको पुरस्कृत किया गया, फिर हमारी वो डिजिटल डायरेक्टरी में वो दर्ज हो गए। तो हमारा प्रोसीजर थोड़ा अलग है, पूरा उनको अच्छे से मांझते हुए नए टैलेंट को, तब फिर हम यहाँ तक लेके आते हैं, फिर उर्दू अकादमी में उनको रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर होने के बाद फिर क्या होता है, इसके आगे का क्या प्रोसेस है? क्या नेशनल प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाने का होता है? देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ की डायरेक्टरी में रजिस्टर हो गए। तो अगर मध्य प्रदेश से किसी को भी कहीं का कोई कलाकार या शायर या साहित्यकार चाहिए होगा, तो उर्दू अकादमी की डायरेक्टर जो हमारी डिजिटल डायरेक्टरी है उसमें जाए, सर्च करें, विधावार वहाँ नाम मिलेंगे। आप प्रोज से है, शायरी से हैं, फिक्शन से हैं, आप निकाल लीजिए उसमें से नाम और अपने यहाँ इनवाइट कर लीजिए। तो ये मंच मिलने का एक माध्यम है। बिल्कुल। अच्छा, अभी अलंकरण अवार्ड्स भी जो हैं वो होने वाले हैं 4 या 5 तारीख को, जहाँ तक मुझे पता है। तो उसमें क्या क्या बेसिस हैं? अवार्ड्स किस चीज़ के लिए दिए जा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की जो पहले अवार्ड्स दिए जाते थे वो व्यक्तित्व को लेके दिए जाते थे। मतलब व्यक्तित्व का मतलब ये होता है कि उनका साहित्य में बहुत काम होता था और उसके आधार पर उनको पुरस्कृत या सम्मानित किया जाता था। अभी 2-3 साल से उर्दू अकादमी ने ये सम्मान कृतियों पे देना शुरू कर दिया है। कृतियों पे देने के फ़ायदे ये होते हैं कि एक तो आपके पास आधार होता है कि आपने संबंधित को सम्मानित किस बुनियाद पे किया, तो उनकी कृति आपके पास है। दूसरे, क्योंकि हर विधा पे आधारित एक सम्मान होता है, एक पुरस्कार होता है। कहानी पे आधारित होता है, आपका शायरी पे आधारित होता है, आपका शोध पे आधारित होता है, और भी बहुत सारी विधाएं होती हैं, रुबाई है, कतात हैं, इस तरह के शायरी में भी बहुत सी फॉर्म्स होती हैं और गद्य में भी बहुत होती हैं। हमने हर, जैसे सफ़रनामा है, यात्रा वृत्तांत कोई लिख ही नहीं रहा था, जब हमने उसके ऊपर पुरस्कार घोषित किए तो पहले साल तो ये हुआ कि लोग हक्का बक्का थे कि इतने सारी विधाओं पे आधारित पुरस्कार हैं, किताबें कहाँ से आएंगी, कम आई पहले साल। लेकिन जब हमने कहा अगले साल भी इन्हीं विधाओं पे दिया जाएगा, तो लोगों ने लिखना शुरू किया। और उन विधाओं पे लिखते लिखते इस साल जो किताबें आई हैं वो हर विधा पे, ऑलमोस्ट हर विधा पे मिल गई हमको। मतलब जो विलुप्त होती हुई विधाएं थी, तो उर्दू अकादमी ने उनको जिंदा करके उस पर नए लोगों को भी और पुराने लोगों को भी लिखने के लिए मोटिवेट किया। तो ये जो हमारा अलंकरण है 2022 में प्रकाशित लोगों की किताबों पर था, और कुछ 6 के जो हमारे सम्मान थे वो अखिल भारतीय थे, और बाकी जो हमारे 16-17 हैं वो प्रादेशिक थे। तो वो अलंकरण समारोह अब होने जा रहा है, कृतियों पे आधारित है। अच्छा, आपकी शायरियाँ बहुत मशहूर रहती हैं, हम भी सुनते हैं, और बहुत ही कहीं ना कहीं एक मज़ा आ जाता है, समा बन जाता है, ऐसा कहेंगे। तो एक शायरी हमारी जनता के लिए कुछ। अच्छा, ये एकदम आप उससे एकदम शायरी पे आ गए हैं। शेर है कि हक परस्तों की जहाँ राय शुमारी होगी, हक परस्तों की जहाँ राय शुमारी होगी, सबसे पहले वहाँ आवाज़ हमारी होगी। और सिर्फ अजदाद, अजदाद कहते हैं पुरखे, पूर्वज, सिर्फ अजदाद की तहजीब के धागे होंगे, ओढ़नी पर कोई गोटा न किनारी होगी। और तोल कर देख ले अजमत की तराजू में इसे, मतलब महानता की तराजू में, तोल कर देख ले अजमत की तराजू में इसे, मेरी चादर
तेरी दस्तार से भारी होगी। होगी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको ये सेगमेंट कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप भी उर्दू के फ़ैन हैं तो आप उर्दू अकेडमी में आ सकते हैं, यहाँ पर उर्दू सीख सकते हैं। क्लासेस, जी क्लासेस कैसे लगते हैं, क्लासेस के बारे में भी थोड़ा सा आप थोड़ा सा ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप एंकरिंग में आपकी ज़बान इतनी साफ़ है तो आपको तो हम नहीं कह रहे, लेकिन जो नहीं, फिर भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ज़बान क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बताऊं कि जैसे कि आप बोलती हैं, आप जब उर्दू बोलती हैं तो आपकी ज़बान इतनी क्लियर है कि मुझे खुद को इतना सुनने में अच्छा लगता है, जनता को सुनने में अच्छा लगता है। इसी तरीके से मुझे भी सीखना है, अभी उर्दू सीखना है। आपकी ज़बान, मैं आपके मुंह पर तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे एंकर्स को ऐसा देखा है कि आपकी तरह ज़बान उनकी साफ़ नहीं होती है, तो हम अक्सर उनको मशवरा देते हैं कि आप उर्दू अकादमी आइए, हमारे यहाँ इस पर खूब काम हो रहा है। उर्दू की क्लासेस चल रही हैं, उसमें सिर्फ उर्दू ज़बान नहीं सिखाई जाती है, आपको बोलना, उसका उच्चारण करना, प्रेजेंटेशन, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। तो एक तो उर्दू की क्लास जो सर्टिफिकेट कोर्स कहलाता है, वो हमारे यहाँ रोज़ लगती है। और एक डिप्लोमा चलता है, डिप्लोमा कोर्स NCPL, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज दिल्ली, उससे संबद्ध है वो। तो वो हमारा संडे को लगता है। तो जो लोग वर्किंग हैं, और हमारे यहाँ एज की कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी एज के लोग आते हैं। तो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स में अगर आप आके देखेंगी तो रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS और बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब मिलेंगे। तो हर क्लास में क्या रजिस्टर करना पड़ता है, मतलब आके यहाँ पर ही बात करनी होती है या ऑनलाइन कुछ रजिस्ट्रेशन होता है? हमारे ऑफिस आए, यहाँ एक फॉर्म होता है, बाकी सब कुछ निःशुल्क है, वो फॉर्म भरें आके और बस क्लासेस ज्वाइन करें। जी बिल्कुल। तो आप भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं यहाँ पर उर्दू अकेडमी में और यहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपनी ज़बान भी बहुत क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आज का अफसरनामा का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही और ऑफिसर्स को लेकर और जनता से, जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।